भले ही देश में एनडीए की सरकार बन रही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत खराब रही। वह जितना उम्मीद था उतना प्रदर्शन नहीं कर पाई और केवल 33 सीट ही अपने पक्ष में कर सकी, जबकि 37 सीट सपा को गई है। इस विषय को लेकर हमारी मुलाकात बढ़नी नगर पंचायत के चेयरमैन सुनील अग्रहरि जी से हुई। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर में कारण क्या रहा। उन कारणों को लेकर उन्होंने राय भी दी कि किस तरह से विचार करना चाहिए और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की उपेक्षा तो कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता रीढ़ है। एनडीए की सरकार बन रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था अब की बार 400 पार। क्या कारण रहा, क्या कहां चूक हुई? बहुत बहुत धन्यवाद आपको पत्रकार महोदय। 400 पार का नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था। एग्जिट पोल भी 400 पार का लगभग दिखा ही रहा था, और जो भी हार जीत हुई है, कम मार्जिन में हार जीत हुई है। चूंकि यह कहना उचित नहीं है कि कम मार्जिन में हार जीत हुई है, कहीं ना कहीं कमी रही है। जो हमारे देश की जनता ने हमें कुछ कम सीटें दी। अरुणाचल प्रदेश, सीमांचल, मैं वहां सीटें जीता हूं। क्या कारण रहा कि उत्तर प्रदेश से मैं हार गया? कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहां पे कार्यकर्ताओं की अनदेखी ही हमारे भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ी है, और कुछ जातिवाद पे यहां के वोट बढ़ गए। जातिवाद के समीकरण के हिसाब से विपक्षी पार्टियों ने टिकट दिया और यहां पे जातिवाद कुछ हावी हुई। आंकड़ों पे देखा जाए तो करीबन बीजेपी को 33 सीट मिली है यूपी में और समाजवादी पार्टी को 37 सीट मिली। तो इसके पीछे का कारण क्या रहा? कारण मैंने आपको बता तो दिया कि कुछ ना कुछ कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और कार्यकर्ताओं से संवाद न करना और जात पे यहाँ के लोगों ने जात पे बढ़ करके ही लोगों ने वोट कर दिया है। और यहाँ पे हमें लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जाति अब की बात हावी हो गई है। आरोप यह भी लग रहा है कि टिकट का जो वितरण किया गया पुरानी परंपरा के आधार पर टिकट ज्यादा बांटने में छानबीन नहीं की गई। क्या कहते हैं इसको लेकर के? चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक चेहरा था और पूरा देश एनडीए की सरकार चाहता था, ऐसे में जितने लोग चुनाव जीत करके सांसद हुए थे उन्हीं के ऊपर पार्टी ने विश्वास जताया और उनको टिकट दिया कि फिर एक बार ये जीत करके हमारे उसमें आएंगे। हमको लग रहा है कहीं ना कहीं हमारे सांसदों की कमी रही होगी जो लोगों के बीच में नहीं गए। माननीय एकमात्र मोदी जी के चेहरे को उन्होंने देखा और उसी पे चुनाव लड़ा। ऐसे में शायद जनता ने इस अनदेखी को इग्नोर कर दिया और वह जात पात में बढ़ गई, विपक्षी इसमें कामयाब हो गया। बात करें डुमरियागंज की, तो डुमरियागंज में जहां हम हैं, बढ़नी नगर पंचायत के आप चेयरमैन हैं। बढ़नी नगर पंचायत सोहगढ़ विधानसभा में आता है। सोहगढ़ विधानसभा, कपिलवस्तु विधानसभा और बांसी विधानसभा जीत की है समाजवादी पार्टी के मुकाबले, लेकिन इटवा और डुमरियागंज हार गई। क्या इसके पीछे कार्यकर्ताओं की उपेक्षा या अधिकारियों की तानाशाही? क्या मानते हैं इसे? आपने बहुत सही प्रश्न किया। अधिकारियों की तानाशाही, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि वाकई आपके अधिकारी जिस पे आप बहुत विश्वास करते हैं, आपके कर्मचारी जिस पे आप बहुत विश्वास करते हैं, वो 100 का 100% भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अनदेखा करता है। उनको वो सम्मान नहीं देता है जो आपने शुरू में कहा था कि हमारा कोई भी कार्यकर्ता जाए या हम पब्लिक जाए, सूबे का अधिकारी हमेशा उसको सम्मान की नजर से दे और उसको कुर्सी दे बैठाए। मगर जो मेरे
समझ में आया और जो मेरे देखने में आया, इसके एकदम विपरीत है। अगर कोई कार्यकर्ता दबाव बनाता है तो उस कार्यकर्ता को यह कह करके समझा दिया जाता है कि अरे यार, इसमें तो सांसद जी दबाव बना रहे हैं। अगर दूसरा विधायक का नाम ले लिया तो सांसद का बताएंगे, और सांसद का नाम ले लिया तो विधायक का नाम लेकर के पल्ले को झाड़ देते हैं और जो उनका मन कहता वही करते हैं। इससे कार्यकर्ता बहुत नाराज है। इस चीज में सुधार करना अति आवश्यक है। अब इसी चुनाव में देखा जाए तो जो डाक मत पत्र यानी कि जो बैलेट पेपर से चुनाव हुए हैं उसमें सांसद जो जीते हैं जगदंबिका पाल जी भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी को 689 मत मिले हैं, बसपा को 282 और समाजवादी पार्टी को 1665। तो क्या ये माना जाए कि जो कर्मचारी हैं वो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं? चूंकि पेड़ तो उनका पूरा भरा रहता है, जितना वो चाहते हैं उससे ज्यादा पा जाते हैं। समाजवादी सरकार में घर के अंदर एसी रूम में बैठे रहते थे, बड़े बाबू या छोटे बाबू जो भी होते थे वो पैसा पहुंचा देते थे, उनका काम चल जाता था। मगर अब उनको शायद पूज्य महाराज जी का जो निर्देश है कि अधिकारी अपने चेंबर में 9 से 12 जरूर बैठेगा, इससे उनको गलानी हो, इससे उनको कष्ट हो, इसलिए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मत जाकर के दिया। ऐसे में हमारी पार्टी को समीक्षा करना चाहिए कि ये कमियां कहां से आ रही हैं, और विशेष रूप से मैं अपने पार्टी के पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा, अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलना चाहिए। अगर कार्यकर्ता सम्मानित रहेगा तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो आज हमारी सीटें घटी हैं, भविष्य में कोई भी चुनाव होगा बहुत अच्छे ताकत से हमारी पूर्ण सीटें आएंगी, इसमें कोई कमी नहीं रहेगी। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो नगर पंचायत बढ़नी के अंतर्गत जो भी बूथ आते थे उसमें आपने बीजेपी को बहुत ज्यादा वोटों से जिताया है, यानी कि 1 नंबर पे बीजेपी रही, इसके बाद और सारी पार्टियां रही। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हमने अपने माननीय सांसद जी से कहा था कि मैं आपसे वादा करता हूं कि जितना वोट मैं पाया तो उससे मेरा कम नहीं रहेगा। चूंकि ये चुनाव देश का था, हो सकता है कुछ लोगों ने कम वोट किया या बाहर से लोग नहीं आ पाए। ऐसे में हमने भारतीय जनता पार्टी को करीब करीब 3000 वोट दिलवाया, और मैं जानता हूं कि समाजवादी पार्टी से बहुत ऊपर रहा हूं। मैंने अपने फर्ज को निभाया, जो मेरे पार्टी के प्रति वफादारी थी, और अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति वफादारी थी, मैंने पूर्ण रूप से निभाया और अपने बातों पे खरा उतरा। मैंने मेहनत की और हमारे यहाँ के लोगों ने मेहनत किया। उनके मेहनत का आज फल है कि नगर पंचायत बढ़नी बहुत अच्छे मार्जिन से विजय हासिल की। सबसे बड़ा सवाल एक और है कि भारतीय जनता पार्टी का नारा रहा सबका साथ सबका विकास। तो क्या सबका साथ सबका विकास फिर एनडीए की सरकार बन रही है, वो नारा कामयाब रहेगा, चलेगा? ये बहुत बड़े स्तर का मामला है, मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का नारा लेकर के चले हैं। उनको विश्वास था एक ऐसा समाज जो हमसे कटा हुआ है, मेरे इस कार्य से, मेरे इस नारा से प्रभावित होकर के हमको वोट देगा। मगर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं वह समाज भारतीय जनता पार्टी से पूरा फायदा लेता है, सबसे ज्यादा फायदा लेता है। यहां तक कि मेरे नगर पंचायत बढ़नी में एक सोनारी का काम करते हैं, देखिए उनका नाम मैं बता रहा हूं आपको। वह व्यक्ति इतना ताकतवर है कि अगर वो चाहे तो 5 करोड़ की अगर यहां संपत्ति बिक रही हो तो 1 घंटे के अंदर वो खरीद लेगा। उसका नाम है अजमत अली। उसकी अगर जांच की जाए तो यहां पे कम से कम 5 बिल्डिंग उसके होंगे, 4 सोने चांदी की दुकानें होंगी। उसको माननीय मुख्यमंत्री निधि द्वारा
4.5 लाख रुपया दवा के लिए सहयोग किया गया है। यह उचित और न्याय संगत नहीं है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं अपने स्तर से भी इसकी जांच करवाऊंगा कि आखिर किसके रिपोर्ट से, क्योंकि ये जो राहत कोष होती है वो गरीबी रेखा के नीचे की होती है, जो वाकई कमजोर वर्ग के होते हैं उनके लिए होती है। इतने बड़े व्यापारी को, इतने बड़े आदमी को मुख्यमंत्री राहत कोष से कैसे सहयोग दिया गया, यह समझ के परे है। इसकी जांच होनी चाहिए और मैं भी जांच करवाने में रहूंगा। यकीनन अगर देखा जाए सबका साथ सबका विकास का नारा अगर सफल होता तो अयोध्या जैसी सीट 500 सालों की तपस्या जो सफल हुई उस पर अयोध्या सीट हारती नहीं। इसको लेकर किस नजर से देखते हैं? प्रोग्राम की वहां जो हाल ही में जो प्राण प्रतिष्ठा होकर के भव्य मंदिर बना है, भाई वहां का समाज, मुझे याद है जब बाबरी मस्जिद ढाई गई वहां पे और नैतिकता के आधार पे स्वर्गीय मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह जी ने अपना इस्तीफा दे दिया। वो इसी समाज को लेकर के दिया कि मेरा समाज मेरे साथ हो। जब स्वर्गीय कल्याण सिंह के साथ वो नहीं रहे तो ऐसा होना बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती है। मगर आने वाले दिन में इनको पश्चिम बंगाल, वायनाड, ऐसे कई प्रदेश हैं जहां के हिंदुओं को देख करके सतर्क होने की जरूरत है कि आने वाला दिन जात पात बंटने का नहीं है, एक होकर के मत देने का समय है। अयोध्या वासियों से इतना ही कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक हब बनाया है, एक विकसित अयोध्या बनाई है। ऐसे में अगर आप लोगों ने उनको इग्नोर कर दिया तो आपने प्रभु श्री राम को इग्नोर किया है। आने वाले दिन में इनके लिए सोचने का विषय है, समझने का विषय है।